बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने घरों में होते हैं। बारिश की वजह से कोई भी यहाँ वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। गांव में सभी के पक्के मकान थे, लेकिन गांव में एक परिवार रह रहा था जिनका कच्चा मकान था। बहुत तेज बारिश की वजह से उनके घर के अंदर पानी भी टपक रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब हम लोग क्या करें? माँ देखो ना, हर जगह से पानी टपक रहा है। बेटी चलो मेरे साथ, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन लगा दो। ठीक है माँ, मैं अभी लगा देती हूँ। वैष्णवी और प्रिया दोनों मिलकर जहाँ जहाँ पानी टपक रहा होता है वहाँ पर बर्तन लगाना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, माँ बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी बहुत जोरों से बिजली कड़कती है। माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कितनी जोर से बिजली कड़क रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। पारुल के मुंह से ये सुनते ही प्रिया अपनी रसोई की तरफ देखती है। रसोई में चारों तरफ पानी टपक रहा था और मिट्टी बहनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, बस मेरी रसोई को बचा लो। प्रिया इतना कह ही रही थी कि तभी अचानक से रसोई की छत टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। रसोई की दीवारें टूटकर पूरी तरह बिखर जाती हैं। देखते ही देखते उसकी रसोई तहस नहस हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया से रहा नहीं जाता और वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रसोई तबाह नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। उठ जाओ प्रिया, क्या हुआ? कौन से ख्यालों में खो रही हो? ऐसा भी क्या सपना देख रही हो तुम? वैष्णवी के हिलाने पर प्रिया नींद से जाग जाती है। अच्छा, तो ये सब सपना था? अच्छा हुआ कि मैं सपना ही देख रही थी। हटो माँ, मेरे सामने से हट जाओ। प्रिया अपनी माँ को एक तरफ करके अपनी छोटी सी रसोई को देखने के लिए जाती है। अपनी रसोई को सही सलामत देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई है माँ। दीदी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सपने में तुमने बारिश होते हुए देखी और बारिश में तुम्हारी पूरी रसोई तहस नहस हो गई। पारुल तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता है ना मैंने बचपन में कितने प्यार से ये रसोई बनाई थी। अरे इस रसोई में मेरी जान बसती है, तुम नहीं समझोगी। प्रिया ने बचपन में अपनी खुद की एक रसोई बनाई थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनके घर की हालत बहुत बुरी थी। उनका घर मिट्टी से बना हुआ था और छत के नाम पर घास लगी हुई थी। जब प्रिया की माँ वैष्णवी खाना बनाया करती थी तो प्रिया उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। इसी के चलते उसने मिट्टी की रसोई बनाई और उसी पर खाना बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो अपनी रसोई को और भी सुंदर और प्यारा बनाती गई। जैसे उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, सुंदर सा चूल्हा बनाया और वहां लाल रंग से अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनाए। मेरी रसोई मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसमें मेरा पूरा बचपन निकला है। और वैसे भी अभी कौन सा मैं बड़ी हो गई हूँ, बस थोड़ी सी समझदार ही तो हुई हूँ। प्रिया की ये बात सुनकर उसकी माँ वैष्णवी हंसने लगती है। मेरी प्यारी सी गुड़िया, तुम कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। चलो अच्छा है, जल्दी से बड़ी हो जाओ, इस घर को तुम्हें ही संभालना है। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। तभी पारुल कहती है, माँ मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं बल्कि दीदी को ही प्यार करती हो। आप मुझे प्यार कब करोगी? ऐसा नहीं है पारुल, मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो। वैष्णवी के इतना कहते ही उसकी बेटी उसे गले से लगा लेती है। तभी उसके पिता मजदूरी करके घर पर आते हैं। पूरी रात हो गई, सारी रात मजदूरी करते करते निकल गई। बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा आप हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए, फिर आप सो जाना। वैष्णवी इतना कहकर रसोई में कुछ खाना बनाने जा रही होती है कि तभी उसकी बेटी कहती है, रुक जाओ माँ, मैं पिताजी के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। प्रिया अपनी रसोई में जाती है और वहां पर वो अपने पिता के लिए मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। देखो पिताजी, मैंने आपके लिए दाल चावल बनाए हैं। तुम बहुत बड़ी हो गई हो और समझदार भी। ये लो 5 रुपए, इनसे चीज खा लेना। 5 रुपए लेकर प्रिया बहुत खुश होती है और विनोद कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी वैष्णवी को दे देता है। वैष्णवी, इन पैसों से हमें राशन खरीदना है, ये संभाल कर रख लो। ठीक है जी, मैं इन पैसों को संभाल कर रखूंगी। वैष्णवी उन पैसों को संभाल कर रख देती है। इधर विनोद खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और काली घटा छा जाती है। कितना सुहावना मौसम हो गया, बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है। हे भगवान, बारिश का मौसम हो रहा है, सावन शुरू हो गया और ये सावन की पहली बारिश होगी जो कि बहुत तेज होगी। क्या हुआ माँ, आप क्यों डर रही हो? तुम तो जानती ही हो हम कितने गरीब हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक हमारा ही मिट्टी का घर है और सभी के पक्के मकान हैं। अगर बारिश हो गई तो हमारा मकान पानी में बह जाएगा। तभी विनोद सुबह से शाम तक अपनी नींद पूरी करके घर के बाहर आता है। क्या हुआ वैष्णवी, परेशान नजर आ रही हो? देखो ना, बारिश शुरू होने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे मिट्टी के घर का क्या होगा? तुमने सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जो पैसे मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे, जाओ उन पैसों को लेकर आओ। वैष्णवी पैसे लाकर विनोद को दे देती है, जिसके बाद विनोद उन पैसों को लेकर एक दुकान पर जाता है और वहां से प्लास्टिक की तिरपाल खरीदता है। राशन के लिए मैं और मजदूरी करके पैसे कमा लूंगा, लेकिन अगर हमारा घर पानी में बह गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो वैष्णवी, मेरे साथ मदद करवाओ और इसे छत पर लगवा दो।
हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी मदद करती हूँ। अब दोनों पति पत्नी मिलकर पूरी छत को तिरपाल से ढक देते हैं, लेकिन बेचारी प्रिया की रसोई रह जाती है। जैसे ही वो अपने घर पर उस प्लास्टिक की तिरपाल को लगाते हैं, उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ सही वक्त पर हमने पूरे घर को बचा लिया, नहीं तो घर में पानी टपकता रहता और सारा घर बेकार हो जाता। वैष्णवी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बारिश के चलते तो मुझे मजदूरी पर बुलाएंगे भी नहीं, फिर हम लोग खाना क्या खाएंगे? फिलहाल तो राशन के चावल और अनाज रखा है, उसी से काम चला लेंगे। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। बाहर बारिश होते हुए देख प्रिया की नजर उसकी रसोई पर ही जाती है और उसकी रसोई के अंदर पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये क्या, मेरी रसोई पर पानी आ रहा है। पिताजी, पिताजी देखो ना, मेरी रसोई मिट्टी से बनी हुई है, उसके बर्तन भी मिट्टी के बने हुए हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बेटी, अभी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, जहाँ पानी टपक रहा है वहां पर कोई बर्तन लगा दो। विनोद के कहने पर प्रिया जहां पर पानी टपक रहा होता है वहां पर बर्तन लगा देती है, लेकिन अगली दिन सुबह तक बारिश और भी ज्यादा तेज होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब उसकी मिट्टी की रसोई धीरे धीरे बहने लगती है। हे भगवान, ये क्या, धीरे धीरे मेरी रसोई की मिट्टी बहने लगी है। भगवान जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी रसोई को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत तेज बारिश, तूफान, आंधी आने की वजह से प्रिया की मिट्टी की बनी हुई रसोई पानी में बह जाती है। जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था, उसकी छत पूरी तरह गिर जाती है, सारे मिट्टी के बर्तन भी टूट जाते हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिसके चलते बेचारी प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं नहीं, जैसा मैंने सपने में देखा था बिल्कुल वैसे ही हो गया। पिताजी, मेरी पूरी रसोई खराब हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ खाना बनाऊंगी। अपनी खुद की रसोई प्रिया का बहुत बड़ा सपना था जो कि टूट चुका था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके पिता उसे हौसला देते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटी, ये सब तो होता ही रहता है, मैं तुम्हारी रसोई दोबारा बनवा दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। पिताजी, हम जैसे गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस रसोई में मैंने अपना पूरा बचपन गुजार दिया, आज वो तहस नहस हो गई। प्रिया रोते हुए अपने पिता को गले से लगा लेती है, जिसके कुछ घंटे बाद ही बारिश बंद हो जाती है और प्रिया अपनी टूटी फूटी रसोई को देखकर बहुत अफसोस करती है। इधर उसकी माँ वैष्णवी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते उसके पिता उससे कहते हैं, बेटी, मुझे मजदूरी पर जाना है, तुम खाना बना दोगी क्या? हाँ पिताजी, अभी बनाती हूँ। प्रिया घर के बाहर से कुछ ईंट लेकर आती है और उन्हें घर के अंदर लाकर चूल्हा बनाती है, जिसके बाद वो उनके ऊपर खाना बनाना शुरू करती है और वो अपने पिता के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर परोसती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी रसोई टूट गई तो क्या हुआ, लेकिन देखो तुम्हारे हाथों का स्वाद अभी भी पहले जैसा है और मैं जानता हूँ तुम दोबारा से अपनी खुद की रसोई बना लोगी। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, हाँ पिताजी, आपने सही कहा, मैं अपनी रसोई दोबारा बना लूंगी और फिर उसी में खाना बनाया करूंगी। बारिश बंद होने के बाद प्रिया इस बार पक्की ईंटों से अपनी रसोई बनाती है, जिसमें उसके पिता उसकी मदद करते हैं। वो सीमेंट से उसकी रसोई को पूरा पक्का कर देते हैं। देखते ही देखते विनोद पैसे कमाने के बाद अपने घर को भी पक्का करवा लेता है, जिसके बाद गरीब बेटी की रसोई फिर कभी नहीं टूटती। चाहे जितनी भी बारिश हो, प्रिया उसमें आराम से बैठकर खाना बनाती है और खुशी खुशी से रहती है। गोरी और काली बहनों की एनिवर्सरी गिफ्ट। माँ, ये गिफ्ट किसका है? तमन्ना का है बिटिया। क्या बात है दीदी, आज जीजू ने फिर आपके लिए गिफ्ट भेजा है? वो तो देंगे ही, उन्हें जो इतनी खूबसूरत पत्नी मिल रही है। वैसे सृष्टि, तब से तेरा रिश्ता तय हुआ है, तब से अभी तक तेरे होने वाले पति ने तुझे एक भी गिफ्ट देकर नहीं भेजा। बेचारा महेश, मुझे तो उस पर तरस आता है। एक तो इतना गरीब है, ऊपर से उसे मिल भी इतनी काली वाइफ रही है। कहने को तमन्ना और सृष्टि दोनों ही बहनें थी, लेकिन जहां तमन्ना दूध की तरह गोरी थी, वहीं सृष्टि कोयले की तरह काली थी। इसलिए तमन्ना हमेशा सृष्टि का मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन दोनों बहनों की शादी होती है। ये क्या सृष्टि, तेरी विदाई क्या अब इस डोली में होगी? देख, आशुतोष कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं। अगर तू भी मेरी तरह सुंदर और गोरी होती तो तेरा भी रिश्ता मेरी तरह किसी अमीर घर में होता, फिर तेरी भी विदाई बड़ी गाड़ी में होती। एक बार फिर तमन्ना अपने गोरे रंग का घमंड करते हुए सृष्टि के काले रंग की बेइज्जती करती है, जिसके बाद दोनों बहनें विदा हो जाती हैं और ससुराल पहुंच जाती हैं। तमन्ना देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर डायमंड नेकलेस लेकर आया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम्हें पसंद आया ना? चलो अब तुम सो जाओ, मैं थोड़ा अपने ऑफिस का काम कर लेता हूँ। आज तो हमारी सुहाग रात है और आज के दिन में आपको ऑफिस का काम करना है। हाँ, लेकिन सुहाग रात तो कभी भी मन सकती है, लेकिन मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, समझी?
इतना कहकर आशुतोष अपने ऑफिस का काम करने लगता है। वहीं बेचारी तमन्ना अपनी सुहाग रात के दिन उदास होकर अकेले ही सो जाती है। दृष्टि, आज हमारी सुहाग रात है और आज के दिन हर पति अपनी पत्नी को कोई नायाब तोहफा देता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कीमती गिफ्ट ला सकता, लेकिन मैंने अपने हाथों से रंग बिरंगे फूलों का तुम्हारे लिए ये गजरा बनाया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये गजरा मेरे लिए किसी सोने चांदी की चीज से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसे आपने अपने प्यार और मेहनत से बनाया है। सृष्टि की बात सुन महेश अपने हाथों से सृष्टि को गजरा पहनाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। सृष्टि, कहाँ हो तुम? अरे आप आ गए। ये क्या सृष्टि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, तुम खांस क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, वो चूल्हे के धुएं से थोड़ी खांसी आ गई। सृष्टि, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाने में कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए गैस लेकर आऊंगा, फिर तुम्हें खाना बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। इतना कहकर महेश अपने हाथों से सृष्टि के लिए खाना बनाता है और अपने हाथों से सृष्टि को खाना खिलाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, ये क्या तमन्ना, 10 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लगता है मुझे बुखार हो गया है। बुखार तो तुम्हें है, मैं डॉक्टर को भेज दूंगा, वो तुम्हें दवाई दे देगा। चलो अब मैं चलता हूँ। आज मेरी तबीयत खराब है, आज एक दिन आप घर पर रुक जाइए मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब के लिए मैं आज अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कैसे कर दूं और लाखों रुपए का नुकसान कर दूं? आशुतोष के ऐसे बर्ताव की वजह से तमन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां एक तरफ महेश सृष्टि का हमेशा ध्यान रखता था और उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आया करता था, वहीं आशुतोष तमन्ना की ख्वाहिश तो पूरी कर देता था, लेकिन कभी उसके साथ वक्त नहीं बिताता था। ऐसे ही समय गुजरता है और 1 साल बीत जाता है और आज दोनों ही बहनों की एनिवर्सरी होती है। हैप्पी एनिवर्सरी माय डार्लिंग, हमारी शादी को आज पूरा 1 साल हो गया है। चलो ना आज इसी बात पर सेलिब्रेट करते हैं, साथ में मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और घूमेंगे भी। आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम्हें जो भी लेना है तो तुम ले लेना, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। अपने एनिवर्सरी के दिन भी आशुतोष तमन्ना के साथ वक्त न बिताते हुए अपने ऑफिस चला जाता है, जिस बात का तमन्ना को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तमन्ना ज्यादा न सोचते हुए शॉपिंग के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, शादी की सालगिरह मुबारक हो सृष्टि। आपको भी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें यही वाली साड़ी चाहिए थी ना? हाँ, लेकिन ये तो बहुत महंगी थी। सृष्टि, मैं गरीब हूँ, लेकिन क्या मैं हमारी शादी की सालगिरह में तुम्हें तुम्हारी पसंद की एक साड़ी भी नहीं दे सकता? अपने काले रंग के बावजूद भी अपने पति को खुद से इतना प्यार करता देख सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सृष्टि अपने पति की लाई हुई साड़ी पहनती है और तैयार होती है, और अब महेश और सृष्टि घूमने के लिए जाते हैं कि तभी रास्ते में तमन्ना सृष्टि और महेश को देख लेती है। तमन्ना दीदी, आप यहाँ? कैसी हैं आप? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम कैसी हो? और आज तो तुम्हारी भी एनिवर्सरी है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महेश आज हमारी एनिवर्सरी पर मुझे यहाँ घुमाने के लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, ये साड़ी भी इन्होंने ही मुझे दी है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पति ने एनिवर्सरी पर तुम्हें साड़ी दी है। हो गॉड, वैसे भी तुम यही डिजर्व करती हो। अगर तुम भी मेरी तरह सुंदर होती और तुम्हारा पति, तो मैं ये 200 रुपए की साड़ी नहीं बल्कि कोई कीमती तोहफा देता। तमन्ना को अपनी बहन का ऐसा मजाक बनाते देख महेश को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। जिसके बाद सृष्टि और महेश घर आ जाते हैं और बेचारी कोने में जाकर रोने लगती है। महेश अपनी पत्नी को रोते हुए अब मजदूरी का काम भी शुरू कर देता है और खूब मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष तमन्ना को पैसे और चीज तो लाकर देता है, लेकिन तमन्ना को अब आशुतोष से पैसे नहीं बल्कि समय चाहिए था, जो उसे नहीं मिल रहा था। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम लोगों ने बैठकर 2 पल बातें भी नहीं की हैं। जब देखो आपका काम काम। आपके लिए काम इम्पोर्टेंट है या मैं? काम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारी ख्वाहिशों को कैसे पूरा कर सकूंगा? अपने पति का ऐसा जवाब सुनकर तमन्ना को बहुत दुख होता है, लेकिन वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और फिर से 1 साल बीत जाता है और आज दोनों बहनों की उनकी शादी की दूसरी एनिवर्सरी होती है। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं और आपने मेरी आंखों पर ये पट्टी क्यों बांध रखी है? बस 2 मिनट और सृष्टि। इतना कहकर महेश सृष्टि की आंखों की पट्टी खोल देता है। सृष्टि जैसे ही अपनी आंखों के सामने का नजारा देखती है तो कैसा लगा तुम्हें ये तोहफा?
ये सब डेकोरेशन मैंने करवाई है। और देखो आज हमारी शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, ये सोने के झुमके। ये सब आपने मेरे लिए किया। रात भर आप घर लेट आते थे, सुबह होते ही जल्दी काम पर चले जाते थे। आपको तो खाने का होश भी नहीं था और मुझे लगता था कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन आप तो मेरे लिए ही इतनी मेहनत कर रहे थे। मेरे काले रंग के होने के बावजूद भी मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है। सृष्टि की आंखों में आंसू देख और महेश अपने हाथों से सृष्टि को झुमके पहनाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी साथ में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन तभी सृष्टि देखती है कि उसके सामने से गुजर रही गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई है, जिसे देख सृष्टि और महेश गाड़ी के पास जाते हैं। सृष्टि जैसे ही गाड़ी के अंदर देखती है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि आशुतोष होता है। हे भगवान, ये तो आशुतोष हैं, तमन्ना दीदी के पति। महेश, जल्दी से मेरी मदद कीजिए। महेश सृष्टि जल्दी से आशुतोष को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। आशुतोष के गाड़ी से बाहर निकलते ही वह गाड़ी एक बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। आशुतोष, आप ठीक तो हैं ना? थैंक यू सो मच सृष्टि। अगर आज तुम ना होती तो मैं तो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा बोल देता। आशुतोष अपने कपड़े साफ करता है और अपने घर चला जाता है। आप आ गए। आज भी आने में आपको इतना लेट हो गया। मेरा एनिवर्सरी का तोहफा कहाँ है? तुम्हें यही डायमंड रिंग चाहिए थी ना, ये देखो मैं ले आया। और आज हम लोग डिनर के लिए बाहर चलेंगे। अपने पति की बात सुन तमन्ना बहुत खुश होती है, जिसके बाद तमन्ना तैयार होती है और अब दोनों हस्बैंड वाइफ डेट पर जाते हैं कि तभी रास्ते में तमन्ना को सृष्टि और महेश दिखाई देते हैं, जिसे देख तमन्ना जल्दी से सृष्टि और महेश के पास जाती है। सृष्टि, कैसी हो तुम? ये देखो, आज हमारे एनिवर्सरी पर इन्होंने मुझे कितनी कीमती डायमंड की रिंग दी है और इन्होंने मुझे ये सोने के झुमके दिए हैं। ये तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 से 15,000 रुपए के होंगे। तुम इतनी सस्ती चीज में इतना खुश कैसे हो सकती हो? तमन्ना को अपनी बहन और उसके पति का ऐसा मजाक उड़ाता देख आशुतोष को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बस करो तमन्ना, जिस बहन का तुम मजाक उड़ा रही हो ना, आज उसी बहन की वजह से तुम्हारा सुहाग जिंदा है। अगर आज सृष्टि और महेश ना होते तो तुम विधवा हो जाती और फिर तुम्हारी इस खूबसूरती का भी कोई मतलब नहीं रहता। आशुतोष तमन्ना को सारी बात बताता है, जिसे सुन तमन्ना की आंखों में आंसू आते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सृष्टि, मुझे माफ कर देना। इन्होंने सही कहा, अगर आज तुम ना होती तो मेरी इस खूबसूरती का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं अपने पति को खो देती। सृष्टि, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग और तुम्हारे पति की गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे तो बस अपनी बड़ी बहन का प्यार चाहिए था, जो अब मुझे मिल गया। सृष्टि की बात सुन तमन्ना सृष्टि को गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों बहनों का रिश्ता अच्छा हो जाता है और वहीं अब दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी एनिवर्सरी बनाती हैं।